ड्राइवर हो तो अपनी औकात में रहो। मेरा पति बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, समझे? इसलिए दूर ही रहना मुझसे। संजना गुस्से से कांपते हुए बोली। उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। विराट ने उसकी ओर देखा, जो पिछले 1 घंटे से लगातार उसे बेइज्जत कर रही थी। लेकिन जब संजना ने उसकी माँ के बारे में बुरा भला बोला, तो वह बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाया। वह तेज दहाड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपमानित करोगी और मैं चुप रहकर सब कुछ झेल लूंगा, सिर्फ इसलिए कि मैं एक ड्राइवर था? संजना ने होठ भींच लिए, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी तेज थी। हाँ, और तुम कभी मेरे पास आने लायक नहीं थे। विराट ने कार की स्पीड कम की और बिना कुछ कहे ऑटोमेटिक लॉक बंद कर दिया। मुझे उकसाना मत संजना, वरना घर ले जाने की जगह मैं तुम्हें आज तुम्हारे असली रवैये से रूबरू करवा दूंगा, समझ लेना। इस गाड़ी का दरवाज़ा अब तभी खुलेगा जब तुम खुद मानोगी कि घिन तुम्हें मुझसे नहीं, अपनी सोच से आती है। संजना तिलमिला उठी। दरवाज़ा खोलो, मैं कह रही हूँ खोलो। कार एक सुनसान जगह पर जाकर रुकी। सड़क पर सन्नाटा था और हवा भी मानो ठहर गई थी। विराट अब भी अंदर के दर्द और अपमान से भरा हुआ था। वह लड़की जिसने उसे हमेशा नीचा दिखाया, उसकी किस्मत ने उसे उसका पति बना दिया था। जैसे उसने कार की लाइटें बंद की, संजना का डर और बढ़ गया। वह घबराहट कर हैंडल पकड़कर खींचने लगी और चीख पड़ी, कोई है तो मेरी मदद करो। विराट शांत भरी आवाज में बोला, चिल्लाने से अब कुछ भी नहीं होगा। यहाँ सुनने वाला कोई और नहीं है। अब फैसला तुम पर है। अपनी अकड़ उतारोगी या मैं तुम्हें तुम्हारी सोच का बोझ महसूस करवाऊं। संजना रोते हुए सीट से लग गई। किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी विराट ने उस पर, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? ये कैसे कपड़े दे दिए हैं मुझे? संजना गुस्से से बोली, जैसे उसका सब्र ही टूट चुका हो। दाई आशा ने बहुत नम्रता से कहा, बेटा, औरत सीधे कपड़े में ज़्यादा सुंदर लगती है। ये पहन लोगी तो बहुत प्यारी दिखोगी। लेकिन तभी संजना ने झटके से पलटकर कहा, ओ शट अप दाई, अपने काम से मतलब रखा करो। मुझे क्या पहनना है ये मैं खुद जानती हूँ। मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपनी हद में रहो। आशा एकदम चुप हो गई। वह तो बस इस अनाथ लड़की को समझाना चाहती थी कि कुछ चीज़ें संभल कर रखनी चाहिए, मगर संजना ने पल भर में उसे उसकी औकात याद दिला दी। इसके बाद संजना बिना कुछ बोले टाई शर्ट और स्लीवलेस पहनकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चली गई। उसकी माँ नहीं थी, इसलिए उसके डैड उसकी हर एक ख्वाहिशें पूरी करते थे, और इसी वजह से संजना बहुत ज़्यादा बिगड़ैल और घमंडी लड़की बन चुकी थी। उसे नौकरों की कोई कदर नहीं थी। संजना अपने घर में सब पर रोब जमाने की आदत वाली लड़की थी। उसे ये लगता था कि घर में काम करने वाले सिर्फ उसी की सुविधा के लिए है। आशा दाई कई सालों से इस घर में काम कर रही थी, और कभी कभी उनके छोटे पोते आर्यन को भी वह घर ले आती, क्योंकि उसे संभालने वाला कोई और नहीं था। उस दिन दोपहर में आर्यन चुपके से खेलते खेलते संजना के कमरे में चला गया। उसके कमरे में तरह तरह के महंगे ब्रांडेड परफ्यूम सजाकर रखे थे, जिन पर संजना बहुत गर्व करती थी। खेलते खेलते आर्यन के हाथ से एक परफ्यूम की बोतल गिरकर टूट गई। कांच फर्श पर बिखर गया और खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। तभी संजना कमरे में दाखिल हुई और टूटी बोतल देखकर आग बबूला हो गई। उसने बिना कुछ सोचे बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और चीखते हुए बोली, तुम्हें समझ में नहीं आता, इतना महंगा परफ्यूम था, यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? बच्चा डर के मारे रोने लगा, पर संजना उसे डांटते हुए बोली, आगे से अगर मेरे कमरे में कदम रखा तो याद रखना, तुम्हारी दादी की नौकरी भी चली जाएगी। ये सब देखकर आशा दाई का दिल बैठ गया। वह बच्चे को अपने गले से लगाकर चुप कराती रही, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें संजना का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा न लगा। तभी संजना के डैड के घर का पुराना ड्राइवर नौकरी छोड़ने की बात कह गया था। उसने साफ कह दिया था कि अब वह गांव में ही आराम से रहना चाहता है। ड्राइवर के जाने के बाद संजना के डैड जी किसी ऐसे लड़की की तलाश कर रहे थे जिसमें वो पूरी तरह भरोसा कर सके, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को रोज कॉलेज से ले जाने के लिए एक जिम्मेदार इंसान चाहिए था। उधर दाई को भी लगता था कि उसका भांजा विराट अब किसी पक्के काम में लग जाए। विराट दिन में अपनी हायर स्टडी करता और रात को थोड़े पैसे कमाने के लिए गाड़ी चलाता, पर उससे भी कोई खास कमाई नहीं हो पाती। जब संजना के डैड ने आशा से पूछा कि अगर वह किसी सच्चे और भरोसेमंद लड़के को जानती हो तो बताए, तो आशा दाई ने तुरंत विराट का नाम सुझाव दिया। विराट ने पहले कहा कि उसकी पढ़ाई और रात की ड्राइविंग के बीच समय निकालना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन आशा ने समझाया कि बेटा ये मौका अच्छा है। घर के मालिक बहुत सीधे साधे हैं। तुम सिर्फ बिटिया को कॉलेज छोड़ोगे और लाओगे, बाकी समय अपनी पढ़ाई पर लगोगे। इससे तुम्हारी आमदनी भी ठीक हो जाएगी और भविष्य में बेहतर काम भी मिल सकता है। लंबा वक्त समझाने के बाद विराट मान गया। अगले दिन वह अपनी मौसी आशा के साथ संजना के डैड के बड़े से बंगले पर पहुंचा। आशा ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब ये मेरा भांजा है, पढ़ने लिखने वाला है और सलीके से रहने वाला लड़का है। रात को गाड़ी भी चलाता है, इसलिए आपकी गाड़ी भी आराम से संभाल लेगा।
इस पर मुझे पूरा भरोसा है। संजना के डैड ने विराट से कुछ बातें की। उसके बोलचाल और शांति से प्रभावित होकर उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुमने सही ढंग से काम किया और ईमानदारी दिखाई तो आगे चलकर मैं तुम्हें अपने ऑफिस में भी एक बेहतर पद पर नौकरी दिलवा दूंगा। ये सुनकर विराट के मन में एक नई उम्मीद जाग गई, क्योंकि वह जिंदगी भर ड्राइवर बनने की सोच कर नहीं पड़ रहा था। उसी समय संजना के डैड ने अपनी बेटी को बुलाया, जो कॉलेज जाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर बाहर आई थी। जीन्स फिट टॉप, बड़े सनग्लास और लेयर कट बालों के साथ बिल्कुल एक मॉडर्न शहर की लड़की की तरह। जैसी संजना बाहर आई तो विराट ने उस पर एक नज़र डाली। तुरंत ही उसके पहनावे और चाल ढाल से उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे वह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे ये लगा ये बहुत अकड़ में चलने वाली है, जरूरत से ज़्यादा मॉडर्न और घमंडी टाइप की है। संजना ने आते ही अपने डैड से कहा, हाँ डैड, आपने मुझे बुलाया। संजना के डैड शांत स्वर में बोले, ये तुम्हारा नया ड्राइवर है। आज से जहाँ भी जाओगे विराट तुम्हारे साथ जाएगा। संजना ने काला चश्मा थोड़ा नीचे किया, विराट को सिर से पांव तक देखा और फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ओ प्लीज़ डैड, मुझे किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। मैं खुद गाड़ी चला लेती हूँ, मैं खुद ही जाऊँगी। संजना की ये बातें सुनकर संजना के डैड ने सख्ती से कहा, जो कहा है अब वही होगा। तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, जहाँ जाना है विराट तुम्हारे साथ जाएगा। यह सुनकर संजना का चेहरा तमतमा उठा, पर वो बोली, बस ओके डैड। संजना के डैड ने उसे रोकते हुए फिर कहा, अभी बात खत्म नहीं हुई, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। संजना मुड़ने लगी, लेकिन डैड की आवाज़ सुनकर रुक गई। संजना के डैड आगे बोले, ये तुम्हारे कॉलेज में भी पढ़ता है, तुम कॉलेज में रहोगी तो यह भी वहीं होगा और तुम्हें सुरक्षित वापस लेकर आएगा। संजना ने चिढ़कर कहा, मुझे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ। वह भी अपनी पाबंदियों से दूर रहने वाली लड़की थी। उसे लगता था कि कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। खैर, विराट तब तक लाउंज से निकलकर गाड़ी में जाकर बैठ भी चुका था। उसने ड्राइविंग सीट संभाली ही थी कि गुस्से में पैर पटकती संजना बाहर आई। विराट कोई असली ड्राइवर की तरह फुर्तीला आदमी नहीं था, इसलिए वह शांत बैठा रहा। संजना ने पीछे का दरवाज़ा खोलने की जगह चुटकी बजाकर उसे बुलाया। विराट ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो वह ठंडे अंदाज में बोली, अरे ड्राइवर, दरवाज़ा खोलोगे कि नहीं? जब मालकिन खड़ी हो तो ड्राइवर बैठा नहीं रहता, पहले दरवाज़ा खोलता है, उनके बैठने का इंतजार करता है, फिर दरवाज़ा बंद करके अपनी सीट पर जाकर बैठता है। यह तमीज़ होती है। वह उसे नियम पढ़ा रही थी, जैसे वह कोई नौकर हो। विराट को गुस्सा आया, पर चुपचाप बाहर निकलकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। संजना रानी की तरह अंदर जाकर बैठ गई। विराट ने दरवाज़ा बंद किया तो उसकी उफ जैसी आवाज़ फिर निकली। वह बिना कुछ कहे ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया और गाड़ी बंगले से बाहर निकाल दी। तभी संजना के फ़ोन की घंटी बजी। कहाँ है तू? अभी तक पहुंची नहीं? उसकी दोस्त नंदनी की आवाज़ थी। संजना बोली, बस आ रही हूँ यार, डैड ने मेरे लिए कोई नया बॉडीगार्ड पकड़ लिया है, अभी उसे ही तरीका सिखा रही हूँ कि कैसे मेरे साथ चलना है। एकदम प्रॉब्लम बना दी। डैड ने पता नहीं किस बात का डर है उन्हें। संजना लगातार फ़ोन पर अपनी दोस्त से शिकायत कर रही थी, मुझे कोई ट्रैप नहीं कर सकता और ना ही मैं बेवकूफ़ बन सकती हूँ, पर पता नहीं डैड इतने परेशान क्यों रहते हैं और अब ये नया ड्राइवर पकड़ लाए हैं जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। उसकी हर बात विराट के कानों में चुभ रही थी, इसलिए चुपचाप गाड़ी चलाते चलाते उसने रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। जैसे सामने सिग्नल आया, उसने अचानक ब्रेक लगा दी और संजना आगे की तरफ झटका खाकर गिर गई। वह गुस्से से चिल्लाई, ए मिस्टर, गाड़ी चलाते हैं कैसे? क्या अब मुझे तुम्हें ड्राइविंग भी सिखानी पड़ेगी? विराट ने पीछे मुड़कर ठंडी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारे बाप का खरीदा हुआ कोई गुलाम नहीं हूँ, काम करता हूँ और उसी की तनख्वाह लेता हूँ। अपनी इज्जत नहीं बेची मैंने, इसलिए मुझसे संभल कर बात करना। और जहाँ तक गाड़ी चलाने की बात है, यह झटका मैंने जानबूझकर दिया है ताकि तुम होश में बैठो। संजना को यकीन नहीं हुआ कि कोई उससे इस तरह भी बात कर सकता है। वह तमतमा कर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संजना शेखावत से इस टोन में बात करने की? विराट बोला, मेरे पास हिम्मत की कमी नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। इतना कहकर उसने गाड़ी की फिर से स्टार्ट कर दी और अब बिल्कुल सही तरीके से चलाने लगा। संजना गुस्से से उसे घूरती रही, फिर वह चुप रहा। कॉलेज पहुंचकर संजना अपने विभाग की ओर चली गई और विराट अपने इंजीनियर डिपार्टमेंट की तरफ। संजना वैसे भी पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी। क्लास कम, बाकी समय अपने अमीर और बेपरवाह ग्रुप के साथ कैंटीन या बाहर बिताती थी। जब अपने दोस्तों से बातें कर रही थी कि उसकी नज़र अचानक विराट पर गई तो वो तुरंत बोली, यही है मेरा ड्राइवर, पता नहीं खुद को क्या समझता है। उसकी दोस्त अंजलि को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, ये ड्राइवर तन्नू, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, ये लड़का किसी भी तरह ड्राइवर नहीं लगता, दिखने से तो अच्छी खासी पर्सनैलिटी वाला लगता है। संजना को अंजलि की बात बहुत बुरी लगी और बोली, तुम तो लोग सोच रही हो मैं झूठ बोल रही हूँ, अभी साबित करती हूँ।
उसी समय विराट अपने दोस्तों के साथ कैंटीन आया था। संजना ने उसे ऊंची आवाज में पुकारा, विराट जरा यहाँ आओ। विराट कॉलेज में उसकी बकवास झेलने के मूड में नहीं था, इसलिए पहली बार पुकारने पर उसने ध्यान न दिया। इससे संजना के दोस्त मुस्कुरा दिए और यह देखकर संजना को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उसने फिर से जोर से पुकारा और इस बार विराट उसके पास आया। उसने शांत आवाज में कहा, जी क्या जरूरत है? संजना ताम में बोली, तमीज से बात किया करो, और हाँ, मेरी किताब गाड़ी से ले आओ। भूल गई थी अंदर। अपने दोस्तों के सामने दिखाना चाहती थी कि विराट उसकी बात पर झुक जाता है, लेकिन विराट ने कड़वी नजर से उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। संजना ने गुस्से में कहा, शायद तुम अपनी औकात भूल गए हो। विराट ने बिना घबराए जवाब दिया, कॉलेज के अंदर मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, तुम्हारा ड्राइवर नहीं, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो और यूं चिल्लाकर बुलाने की जरूरत नहीं है। पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ। इतना कहकर विराट वहां से चला गया। संजना के सामने उसके दोस्तों ने जो हंसी दबाई वो उसे बर्फ की तरह चुभ गई थी। वह गुस्से में भरकर कोल्ड ड्रिंक की बोतल जमीन पर पटक कर फोड़ बैठी और सबकी नजरें उसी पर टिक गई। विराट के दोस्त भी मुड़कर देखने लगे, पर पैर पटकते हुए कैंटीन से बाहर निकल गई। उसने कोई क्लास नहीं अटेंड की। कॉलेज से बाहर आकर उसने अपने डैड को फ़ोन किया और रोने जैसी आवाज़ में बोली, डैड मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर आना है, आप ड्राइवर से बोल दीजिए मुझे छोड़ दे, उसे अपनी बेइज्जती हजम नहीं हो रही। ये सुनते ही अनुराग जी ने तुरंत विराट को कॉल किया। विराट उस वक्त अपनी क्लास में जाने वाला था जब फ़ोन बजा। संजना के डैड की आवाज़ आई, संजना की तबीयत ठीक नहीं लग रही। विराट पहले ही क्लास मिस हो जाने की वजह से चिड़चिड़ा रहा था, लेकिन अनुराग जी के फ़ोन आते ही उसे सब समझ आ चुका था कि बात क्या है। उन्होंने कहा कि संजना की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे घर छोड़ दो। विराट ने धीरे से बताया कि उसकी बहुत ज़रूरी लेक्चर है, पर जब उन्होंने दोबारा बेटी का हवाला दिया तो विराट कुछ न बोला, बस ठीक है सर कहकर फ़ोन कट कर दिया। और फिर जैसे ही बाहर आया, संजना गाड़ी के सामने खड़ी थी, ऐसे देख रही थी जैसे उसी का इंतजार करी हो। विराट ने गुस्से में कहा, रास्ते से हटो और गाड़ी में बैठो। संजना ने होठ टेढ़े करते हुए जवाब दिया, अब तो समझ में आ गया होगा कि तुम्हें कि किसकी औकात क्या है। अगली बार मुझे जवाब देने से पहले सोच समझकर बात करना। वह बोली, दरवाज़ा खोलो, मुझे बैठना है। विराट का मन हुआ उसे सारी अकड़ निकाल दे, लेकिन खुद को रोककर उसने सिर्फ पीछे का दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे ड्राइविंग पर बैठ गया। रास्ते भर संजना ने एक शब्द ना कहा और विराट भी चुपचाप उसे घर छोड़कर लौट आया। हालांकि उसकी सबसे जरूरी क्लास उस दिन छूट चुकी थी। घर पहुंचकर उसने किताबें खोली और पढ़ाई में लग गया। तभी उसकी माँ निर्मला जी ने खाने के लिए बुलाया। विराट ने चिड़चिड़े स्वर में कहा, मम्मी अभी टाइम नहीं है। मौसी के मालकिन की जो बेटी है उसने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। पता नहीं उसको क्या घमंड है अपने पैसों का। आप ही बताएं मैंने क्यों आपकी बात मानकर ये नौकरी कर ली। मैं ट्यूशन पढ़ा लेता तो भी ठीक पैसे आ जाते। निर्मला जी ने शांत आवाज में समझाया, बेटा मैंने सिर्फ इसलिए हाँ कहा था क्योंकि तुम्हारी मौसी पर मुझे भरोसा था, क्योंकि तुम्हारे पापा के चले जाने के बाद तुम्हारी मौसी ने ही कई बार हमारी मदद की थी। आज जब उन्हें अपने मालिक के लिए एक ड्राइवर की जरूरत थी तो उन्होंने तुरंत तुम्हारा नाम लिया। इसलिए मैं मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि उनके मालिक ने भी कई बार हमारी मदद की थी हमारे बुरे वक्त में। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि किसी की मदद करना। और वैसे भी बेटियों के पिता हर किसी को अपनी बेटी का जिम्मा नहीं देते। मुझे यकीन था कि तुम ईमानदारी से ये काम करोगे। विराट ने गहरी सांस ली और बोला, आपके सम्मान की वजह से मैं यहाँ हूँ, वरना उस लड़की की भाषा तो मैं 2 मिनट में ठीक कर दूँ। निर्मला जी ने प्यार से कहा कि वह भी माँ की छाया के बिना बड़ी हुई है, इसलिए थोड़ी जिद्दी है। तुम बड़े हो, समझदारी दिखाओ। उधर संजना का गुस्सा अभी भी नहीं उतरा था। उसे लगा जब तक वह विराट को अपने दोस्तों के बीच छोटा महसूस ना करवाएगी उसका मन शांत नहीं होगा। अगले दिन जैसे ही गाड़ी कॉलेज के बाहर रुकी, सामने उसकी दोस्त अंजलि भी उतर रही थी। संजना ने जलन और अहंकार में अपने हाथ का पेन झटका ताकि थोड़ी स्याही उसके सैंडल पर गिर जाए। फिर इतराते तेज आवाज में बोली, विराट मेरे जूते साफ करो। विराट को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में ऐसा कहा। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, यह कैसी बेइज्जती की बातें कर रही हो। मैं यहाँ गाड़ी चलाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे जूतों की धूल झाड़ने के लिए नहीं। अगर तुम्हें कोई चापलूसी चाहिए तो कहीं और ढूंढो। मैं ये नौकरी सिर्फ अपनी माँ की खातिर कर रहा हूँ, वरना। विराट ने साफ शब्दों में कहा कि उसे किसी घमंडी लड़की के लिए अपनी इज्जत गिराने की जरूरत नहीं है। उसने संजना की ओर देखे बिना बताया कि उसकी ये रोज रोज की बदतमीजी हरकतें अब उसे सच में परेशान करने लगी हैं। इतने में अंजलि सारी बात सुन चुकी थी। वह मुस्कुराती हुई संजना के पास आई और विराट से बात करने के इरादे से बोली, हाय कैसे हो। विराट ने हालांकि उसका बड़ा हुआ हाथ भी नहीं छुआ और सीधे कहा कि वह लड़कियों से हाथ मिलाने की आदत नहीं रखता। इतना कहकर वह बिना पलटे कॉलेज के लिए भीतर चला गया। संजना का चेहरा तमतमाने लगा। वह बड़बड़ाई, पता नहीं खुद को क्या समझता है। वहीं अंजलि तो विराट को जाते हुए देखकर जैसे उस पर मोहित ही हो गई थी। उसने कहा, वाह कितना अलग सा लड़का है, मैं तो सच में इसे पसंद करने लगी हूँ। यह सुनकर संजना को एक झटका सा लगा। उसने चिढ़कर कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? वो तो मेरे घर का काम करने वाली का
भांजा है। लेकिन अंजलि ने संजना की बात को हल्के में उड़ाते हुए कहा, दर्जे से फर्क नहीं पड़ता, असल फर्क इंसान की मेहनत और दिमाग से पड़ता है। उसने बताया कि विराट पिछले साल इंजीनियर में टॉपर भी रहा है, इसलिए भविष्य में जरूर बड़ी जगह बनाएगा। यह सुनकर संजना के अंदर एक अजीब सी चुभन हुई, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी दोस्त एक ऐसे लड़के की तारीफ क्यों करी है जिस पर वह रोज हुक्म चलाती आ रही है। उसे इस बात से जलन होने लगी कि अंजलि विराट को घर के नौकर की तरह नहीं देख रही, बल्कि एक काबिल इंसान की तरह मान रही है। इसलिए वह हर बार अंजलि के सामने विराट के बारे में गलत बातें बोलकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। जैसे कहती कि विराट अमीर लड़कियों के पीछे सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में घूमता है। लेकिन अंजलि को उसकी कोई भी बात असर नहीं कर पा रही थी। वह बस विराट के स्वभाव से प्रभावित थी। दूसरी तरफ विराट को अंजलि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जानता था कि अमीर घरों की लड़कियां अक्सर कुछ दिनों के लिए किसी अच्छे दिखने वाले लड़के को पसंद करती हैं और फिर भुला देती हैं। उसे अपने मध्यवर्गीय जिंदगी और जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था, इसलिए उसने किसी रिश्ते की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाया था। जब आखिरकार अंजलि ने अपने दिल की बात विराट से कही, उसने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि वह ऐसी लड़की नहीं चाहता जिसकी हैसियत के सामने उसे खुद को साबित करना पड़े। उसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ उसे खुश करने के लिए हर वक्त किसी के पीछे घूमना पड़े। इसी बीच उसके फाइनल सेमेस्टर के खत्म होते ही अनुराग जी ने एक बुजुर्ग ड्राइवर रख लिया और अब वादे के मुताबिक विराट ऑफिस में काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने वहां के सारे काम संभाल ली और उसकी मेहनत देखकर अनुराग जी उसे बेहद पसंद करने लगे। एक दिन वो मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां अचानक अनुराग जी की नजर एक टेबल पर पड़ी। वहां संजना किसी लड़के के साथ बैठी थी। वह लड़का खुद भी सिगरेट पी रहा था और संजना को भी पिला रहा था। दोनों का ढीला ढाला बर्ताव और अंदाज बता रहे थे कि वे नशे में हैं। यह दृश्य देखकर अनुराग जी के अंदर जैसे आग भर आई। अनुराग जी ने उस नजारे को देखते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस हालात में किसी ऐसे लड़के के साथ बैठी है जो खुद नशा कर रहा है और उनकी बेटी को भी उसी तरह धकेल रहा है। उन्होंने तुरंत नजरें फेर ली, लेकिन उनकी सांसें तेज हो चुकी थी। विराट ने उनकी हालत देखकर हल्के से पूछा, सर आप ठीक तो है ना? अनुराग जी ने धीमी आवाज में कहा, विराट चलो यहाँ से अभी। वे बिना एक सेकंड और रुके रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। कार में बैठते ही उनकी बेचैनी बढ़ गई। उनका चेहरा इतना तनाव में था कि विराट को भी महसूस होने लगा कि मामला बहुत बड़ा है। रास्ते भर वे एक शब्द ना बोले। घर जाकर भी उनका गुस्सा कम ना हुआ। उन्होंने उस रात संजना से कुछ ना कहा, बस अपने कमरे में जाकर बैठ गए। उनकी आंखों में निराशा और गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने एक फैसला किया कि वह अपनी बेटी को उसकी गलत संगत से निकालकर वापस सही रास्ते पर लाएंगे, चाहे उन्हें कितना भी कठोर क्यों ना बर्ताव करना पड़े। लेकिन इससे पहले उन्हें सच जानना जरूर था कि कल रात जो विराट ने देखा वह सब कितना सच था और संजना आखिर किस दुनिया में उलझती जा रही है। इसी सोच के साथ उन्होंने ऑफिस आने के लिए तैयारी की, लेकिन उनके मन में बार बार वही तस्वीरें घूम रही थी। संजना सिगरेट पकड़े हुए हंसी उड़ाती हुई, उसके साथ बैठा हुआ लड़का शराब पीते हुए और उनके आसपास का माहौल बदमाशी और लापरवाही से भरा हुआ। ये सब देखकर उनका दिल टूट चुका था। विराट भी सुबह ऑफिस पहुंचा तो उसने अनुराग जी को असामान्य रूप से चुपचाप पाया। वह जानता था कि उन्होंने कल रात जो देखा उन्हें भीतर से हिला दिया, लेकिन वह कुछ कह न सकता था। शाम तक स्थिति और खराब हो गई जब अनुराग जी को किसी रिश्तेदार से फोन पर पता चला कि संजना कई बार कॉलेज के किसी एक ऐसे लड़के के साथ देखी गई है, वह लड़का जो गलत संगत में शामिल है। ये सुनते उनका गुस्सा हद से आगे निकल गया। उन्होंने इसी रात संजना को अपने कमरे में बुलाया। वह बेफिक्री से मोबाइल देखते हुए अंदर आई। अनुराग जी ने सख्त आवाज में कहा, संजना बैठो, हमें बात करनी है। उनकी आवाज का वजन पहली बार संजना ने महसूस किया था। वो थोड़ा घबराते हुए बैठ गई। अनुराग जी ने धीरे धीरे सारी बात बताई, रेस्टोरेंट, सिगरेट, नशा व लड़का, सब कुछ। संजना पहले तो झूठ बोलने लगी, लेकिन जब उसे लगा कि डैड को सब पता चल गया है तब उसने चुपचाप नजरें झुका ली। इसके बाद जो हुआ उससे संजना की दुनिया जैसे पल भर में बदल गई हो। संजना के पिता ने साफ शब्दों में कहा कि वे संजना की सारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, और जब उनसे बहस की कोशिश की, उन्होंने कड़क आवाज में कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो तो अलग बात है, लेकिन मैं तुम्हें बर्बादी की तरफ नहीं जाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अपने डैड की यह बात सुनते ही संजना चुपचाप रोते हुए वहां से अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। लेकिन उसके कुछ देर बाद विराट उसी समय अपनी मौसी को लेने के लिए उसके घर पहुंचा था। जैसे ही वह अंदर आया तो अनुराग जी ने गहरी सांस लेकर कहा, विराट तुम बहुत समझदार हो। मेरे कारोबार को जिस समझदारी से संभाला है उससे मुझे तुम पर बहुत भरोसा हो गया है। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने के बारे में सोच सकते हो? ये सुनते विराट और उसकी मौसी दोनों चौंक गए थे। विराट ने तुरंत कहा, सर ये मुमकिन नहीं, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं और हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। लेकिन अनुराग जी की आंखों में बेबसी तैर गई थी। उन्होंने नम आवाज में कहा, बेटा तुम अच्छे इंसान हो, मेहनती हो, और मेरी बेटी को किसी एक ऐसे इंसान की जरूरत है। उस लड़के से अगर वो दोबारा मिली तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम ही उसे संभाल सकते हो।
विराट फिर भी झिझका, मगर उसकी मौसी आशा ने बीच में कहा, विराट, भाई साहब ने हमेशा हमारा साथ दिया है। संजना उतनी भी गलत नहीं है और मैं चाहती हूँ तुम ये शादी करो। ये मेरी इच्छा है। मौसी की बात ने विराट को भीतर तक हिला दिया था, मगर उसने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि मौसी के सामने वह कभी उल्टा नहीं बोला था। अनुराग जी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुमने मना कर दिया तो मैं अपनी बेटी को खो दूंगा। उनकी आंखें भर आई। यह देखकर विराट का मन पिघल गया और उसने धीरे से कहा, ठीक है, जब आप कहें मैं शादी के लिए तैयार हूँ। विराट अपनी मौसी को लेकर घर लौट रहा था, लेकिन गाड़ी में उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, मौसी, आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? मैं उस लड़की को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता और आपने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। हम किसी का एहसान चुकाने के लिए अपनी जिंदगी तो नहीं दांव पर लगा सकते। तभी आशा जी ने भरे गले से कहा, बेटा, बाप का दर्द क्या होता है तुम नहीं समझोगे। भाई साहब डर में है कि अगर संजना फिर उस आवारा लड़के से जा मिली तो जिंदगी भर पछताएगी। मैं बस एक बेटी को डूबते हुए नहीं देख सकती। विराट ने सिर पकड़ लिया, लेकिन मौसी, क्या संजना खुद नहीं समझ सकती? वह बच्ची थोड़ी है। दूसरी तरफ अनुराग जी ने अपनी तरफ से एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने रात में अपनी नौकरानी को बुलाया और कहा, जाकर संजना से कहो कि मेरी तबीयत अचानक से बहुत खराब है, दिल का दौरा पड़ा है। उन्होंने पहले अपने डॉक्टर दोस्त को बुला लिया था ताकि सब कुछ असली लगे। नौकरानी ने जैसे ही सुनाया संदेश संजना को दिया तो उसका चेहरा उड़ गया। वह भागती अपने डैड के कमरे पे पहुंची और डॉक्टर गंभीर आवाज में कह रहे थे, अगर थोड़ी सी भी टेंशन हुई तो खतरा बढ़ सकता है। संजना डर से कांप गई थी। उसकी आंखें भर आई। वो रोते हुए अपने डैड के गले लग गई। डैड, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको खो नहीं सकती, चाहे आप मुझसे कितने भी नाराज रहो। अनुराग जी ने आंखें बंद करते लेटे हुए रहे और संजना का दिल भर गया। संजना डर और घबराहट के रोते हुए अपने डैड के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके चेहरे पर आंसू रुक नहीं रहे थे। वह टूटे हुए स्वर में बोली, डैड, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन प्लीज आप मुझे अकेला मत छोड़िए। अगर आप भी मम्मी की तरह मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊंगी? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सालों का डर एक ही पल में बाहर आ गया हो। यह देखकर अनुराग जी का दिल और पिघल गया। उन्होंने धीमे से कहा कि वह चाहते हैं कि संजना अपनी जिंदगी ऐसी राह पर ले जाए जहां उसे फिर कोई चोट ना पहुंचे। इसी वजह से वह चाहते हैं कि विराट से शादी कर ले। पहले तो संजना ने सिर हिलाकर साफ इनकार कर दिया। उसके भीतर अब भी जिद, गुस्सा और पुराने घाव मौजूद थे, लेकिन डैड की हालत और आवाज की कमजोरी देखकर वह अंदर से टूट गई थी। बहुत देर की चुप्पी और रोने के बाद उसने मजबूरी में कहा कि ठीक है डैड, अगर इससे आपको सुकून मिलेगा तो मैं हाँ करती हूँ। फिर कुछ ही घंटों के बाद सब कुछ बदल गया था। जल्दबाजी में हल्की फुल्की रस्में हुई, गिने चुने लोग मौजूद थे और बिना किसी शोर शराबे के संजना और विराट को शादी के बंधन में बांध दिया गया। एक तरफ संजना का मन भय और निराश से भरा हुआ था, तो दूसरी तरफ विराट खुद इस रिश्ते को बोझ की तरह महसूस कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे को बिना कुछ कहे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन दिलों में उनकी भावनाएं एक ही थी, कड़वाहट, गुस्सा और गहरी अनकही नफरत। शादी के बाद भी उनके रिश्तों पर मुस्कान नहीं थी, बस एक खामोशी थी जो साफ बता रही थी, यह रिश्ता मजबूरी से शुरू हुआ है, मोहब्बत से नहीं। कमरे में बस एक सीधा सादा पलंग रखा था। संजना कमरे के कोने में जाकर बैठ गई और चारों तरफ नजर दौड़ाने लगी। उसे हर चीज छोटी, साधारण और अपनी आदतों से बिल्कुल उलट महसूस हो रही थी। तभी निर्मला जी हल्की मुस्कान के साथ कमरे में आई और बोली, बेटा, कुछ खाना पीना चाहिए तो बता देना। संजना ने बिना महसूस किए तीखे लहजे में कहा, यहाँ क्या होगा खाने को? आपको सच में लगता है कि इस आम घर में कुछ ऐसा मिलेगा जो मैं पसंद करूंगी? ये शादी मैंने सिर्फ अपने डैड के लिए की है, इसलिए मुझे बहू समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके लिए वही हूँ जो हमेशा थी, बस घर की मालकिन। उसके शब्द खंजर की तरह थे। उसे पता नहीं चला कि दरवाजे पर खड़े विराट ने उसकी हर बात सुन ली थी। निर्मला जी विराट को देखकर चुपचाप बाहर चली गई। संजना ने जब उसे देखा दरवाजे के पास तो अचानक अपना चेहरा बदल लिया, लेकिन विराट के अंदर भी कोई नरमी नहीं थी। वह भारी कदमों से अंदर आया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तेज आवाज से संजना की सांस अटक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। विराट उसके करीब जाकर बोला, मुझे बेकार की बातें सुनाने की आदत नहीं है और मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी पत्नी से मैं उम्मीद करता हूँ कि वह भी मेरी माँ को उतना ही सम्मान दे। आज जिस तरह तुमने उनसे बात की, दोबारा ऐसा मत करना, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगा। संजना गुस्से में भर कर बोली, मैंने तुमसे शादी अपने डैड की हालत की वजह से की है, वरना तुम्हारे जैसा ड्राइवर मेरी नज़रों में रहने के लायक भी नहीं है। विराट ने बिना रुके जवाब दिया, और मैंने तुमसे शादी उसी मजबूरी में की है क्योंकि तुम्हारे डैड मेरी माँ के सामने और मेरी मौसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी बिगड़ी हुई बेटी को कोई संभाल सकता है तो बस मैं ही हूँ, तो संभाल सकता हूँ, वरना तुमसे शादी कोई भी करने वाला नहीं था। यह सुनकर संजना के भीतर आग सी भड़क उठी। उसने उंगली उठाकर चेतावनी दी, जुबान संभाल कर बात करो विराट। लेकिन विराट ने उसकी उंगली पकड़कर इतनी ताकत से नीचे किया कि वह दर्द से करा उठी। वो बोला, आवाज नीचे, नजर नीचे। इस वक्त मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा ड्राइवर नहीं। सीधे रहोगी तो ठीक रहेगा, वरना पछताओगी बहुत।
उसकी उंगली छोड़ते ही संजना की आंखें भर आई। विराट ने एक तकिया उठाया, सोफे पर फेंका और अलमारी से अपना सामान्य कपड़ा निकालकर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद विराट जब बाहर आया तो देखा संजना वॉशरूम में जा चुकी थी। अंदर झांक कर उसने देखा तो छोटा सा वॉशरूम, कोई शावर नहीं, बस एक बाल्टी में पानी। यह देखकर संजना का मन और ज्यादा बुझ गया। उसने गुस्से में दरवाजा खोलकर पूछा, मैं कपड़े कहाँ रखूं? विराट ने कहा, दरवाजे के पीछे की कील पर टांग दो। संजना झुंझुलाकर बोली, मैं ऐसे वॉशरूम में नहीं नहा सकती। विराट ने कंधे उचकाकर कहा, तो मत नहाओ। वैसे भी अभी तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम्हें नहाने की जरूरत पड़े, या फिर तुम बिना वजह। अचानक संजना चीख पड़ी, बस करो, चुप रहो, और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से उसने अपना भारी शादी का जोड़ा उतारा और दरवाजे के पीछे टांग दिया। फिर वह बाल्टी के पानी से नहाने लगी। रात देर तक ऑफिस का काम खत्म करके विराट जैसे ही कमरे में लौटा तो उसे हैरानी हुई कि संजना आधी नींद में मोबाइल पकड़े किसी से बात करी थी। स्क्रीन पर चमकते नाम को देखते ही विराट का चेहरा सख्त हो गया। वह वही लड़का था जिससे संजना पहले बात कर रही थी, नशा कर रही थी। संजना नींद में हल्की हंसी के साथ बात करी थी और यह देखकर विराट के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। वह बिना कुछ सोचे समझे जाकर उसका फोन छीन लिया और तेज आवाज में बोला, सुन ले, संजना मेरी पत्नी है, उससे दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। अगली बार फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही फोन के दूसरी तरफ वह लड़का कुछ कहने लगा, पर विराट ने फौरन कॉल कट कर दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। संजना एकदम से उठकर बैठ गई। चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम होते कौन हो मेरा फोन छीनने वाले? आखिर तुम हो क्या? ड्राइवर ही ना? उसका ताना सीधा विराट के दिल पर जाकर लगा। विराट ने फोन अपने हाथ में उल्टा पकड़ा, जैसे गुस्सा संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगातार संजना की बातें सुनते ही अगले पल उसका सब्र टूट गया और उसने फोन जमीन पर दे मारा। फोन चटक कर टूट गया। संजना कुछ सेकंड के लिए डर गई, क्योंकि विराट की आंखों में पहली बार इतना तेज गुस्सा उसने देखा था। वो उसके बिल्कुल करीब आया, इतना कि संजना को अपनी सांस तेज होती महसूस हुई। धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, अगर शादी की है तो मेरा सम्मान भी रखो। मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारा पति हूँ, और अगर तुम खुद को पत्नी नहीं मान सकती तो मुझे मजबूर मत करो कि मैं पति होने के सारे हक याद दिला दूं। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसने संजना को अंदर तक हिला दिया था। वह पहली बार समझ पाई कि आदमी चुप रहता है, लेकिन जब सीमा पार हो जाए तो किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह चुपचाप मुंह फेर कर बैठ गई और कमरे में एक ऐसा सन्नाटा फैल गया। शादी के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन संजना का रवैया जरा भी न बदला। वह किसी से बात नहीं करती, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती। जब भी निर्मला जी उसे खाना देने आती तो वह ताना मार कर कहती, आपके घर के लोग ये सब खाते होंगे, मैं नहीं, मुझे तो वैसा ही खाना दो जैसे मालकिनों को दिया जाता है। कभी कपड़ों पर टिप्पणी करती तो कभी घर की किसी बात पर, मानो हर चीज उसे चुभ रही थी। जब ये सब विराट के कानों तक पहुंची तो वो अपना गुस्सा रोक ना पाया। तेज आवाज में उसने कहा, खाना है तो चुपचाप खा लो, नहीं तो पसंद भूखी रहो। मुझे किसी के नकचड़े नखरे नहीं चाहिए। ये सुनकर निर्मला ने उसे शांत किया, बेटा ऐसे गुस्सा मत किया करो, लड़की नहीं है, धीरे धीरे समझ जाएगी। लेकिन विराट ने साफ कहा, ये कोई बच्ची नहीं है, बिगड़ी हुई लड़की है, और ऐसी लड़कियां समझाने से नहीं बल्कि हालातों से सीखती हैं। घर का माहौल भारी होता गया। इधर फोन टूट जाने की वजह से अब आरव या अपने डैड से बात न कर पाने की वजह से संजना बिल्कुल टूट चुकी थी। वह कमरे में अकेली बैठकर घंटों घंटों भर रोती रहती। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि अब उसकी जिंदगी उस चारदीवारी में कैद है और कोई उसे समझने वाला भी नहीं है। तनाव के कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी तबीयत इतनी गिर गई कि एक दिन वह बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया तो उसने गंभीर आवाज में कहा कि संजना गहरे मानसिक दबाव से गुजर रही है। अगर उसकी हालत ऐसी ही रही तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर पहली बार विराट के भीतर कुछ पिघला। उसके दिल में एक दर्द सा जगा जिसे वह खुद नहीं समझ सका। वह संजना के पास बैठा रहा, उसका माथा सहलाता रहा, दवा देता रहा और उसके हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करने लगा। वह चाहकर भी उसे नफरत नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे जब वह ठीक होने लगी तो विराट खुद हैरान था कि उसे संजना की चिंता क्यों सताने लगी है। वो उसे देखकर बेचैन क्यों हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आते ही उसका दिल क्यों दर्द से भर जाता है। शायद विराट के अंदर कहीं ना कहीं उसके लिए एक नरम एहसास पनपने लगा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये प्यार है, ना कि सिर्फ जिम्मेदारी। वह बस इतना जानता था कि अब वह इस रिश्ते को पहले जैसा नहीं रहने देना चाहता। वह कैसे संभाले, क्या बदला जा सकता, क्या संजना कभी उसकी सच्ची पत्नी बन पाएगी? इसी उलझन के साथ वह हर दिन उसे देखभाल के भरपूर कोशिशों के साथ करीब लाने की कोशिश करता रहा, जबकि अंदर से वह खुद भी इस बदलते एहसासों से डर रहा था कि यह रिश्ता आखिर किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ विराट के दिल में संजना के लिए धीरे धीरे मोहब्बत पिघलने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ विराट की दिन रात की सेवा देखकर संजना का टूटा हुआ मन भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। विराट उसकी पसंद की हर चीज लाने की कोशिश करता, चाहे उसकी औकात जितनी भी कम हो, लेकिन वह पूरी सच्चाई से संजना को खुश रखने की कोशिश करता था। इसी वजह से दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगी। अब दोनों एक ही बिस्तर पर सोते और दोनों को समझ में आ रहा था कि उनके बीच कुछ बदल रहा है।
कई दिनों से किसी से वह बात न करने की बाद जब उसकी सबसे करीबी दोस्त अंजलि मिलने आई तो संजना सच में बहुत खुश हुई। अंजलि ने बताया कि संजना के डैड के ऑफिस में काम करती है और जब कई दिनों से कॉल ना लगी तो उसने उसके डैड से पता निकाल कर यहाँ आना बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद बातचीत में संजना ने बताया कि उसकी और विराट की शादी जबरदस्ती हुई है और उनके बीच अब तक पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं। अंजलि ये सुनकर मुस्कुराई और बोली, तन्नू तुम बहुत गलत सोचती हो। विराट बहुत अच्छा लड़का है, ऑफिस में सब उसकी तारीफ करते हैं, वहां तो लड़कियां उस पर लाइन मारती हैं, पर उसने हमेशा यही कहा है कि मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। ईमानदार लोग ऐसे ही होते हैं। सच कहूँ, अगर विराट शादीशुदा ना होता तो शायद मैं उससे ही शादी करना चाहती। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं। ये सुनकर संजना हैरान हो गई। उसने पूछा, लेकिन आरव तो कहता है कि विराट मेरे लायक नहीं है। आरव तो बहुत अच्छा था ना। अंजलि की बात सुनकर संजना का दिल बैठ गया। अंजलि ने सारी सच्चाई बता दी। आरव असल में बहुत खराब लड़का था। वह नशे में कई लड़कियों को बाहर बेच देता था और कई केस उसके नाम पर अब दर्ज है। अभी भी वह पुलिस की कस्टडी में है। ये बातें सुनकर संजना को खुद पर शर्म आई। उसे समझ में आ गया कि उसने किस इंसान को देवता समझ कर रखा था और किन सही लोगों को अपने पापा और विराट का दिल दुखाया था। उस रात वो रोती रही और मन ही मन तय कर लिया कि अब वह इस रिश्ते को एक मौका देगी। अगले दिन से संजना ने धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। उसके बदले हुए व्यवहार को देखकर घर वाले भी हैरान थे। विराट तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसे लगा शायद ये सब कोई नाटक है। इसी बात का जवाब लेने के लिए वह उसके कमरे में गया, लेकिन जैसे ही अंदर गया तो उसके कदम रुक गए। कमरा खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। हल्की खुशबू फैली हुई थी। बीच में एक छोटा सा कार्ड रखा था, विराट मुझे माफ़ कर दो, अब मैं इस रिश्ते को दिल से निभाना चाहती हूँ। यह देखकर विराट सचमुच स्तंभ रह गया। तभी संजना उसके सामने आई, आंखों में सच्चा पछतावा और आवाज़ में पूरी विनम्रता। विराट, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें बहुत अपमान किया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी सबसे बड़ी गलती तुम्हें ना समझ पाना था। अगर हो सके तो मुझे एक मौका दे दो। मैं इस रिश्ते को नई तरीके से शुरू करना चाहती हूँ। विराट उसे देखकर कुछ बोला नहीं। वह पहले ही दिल में संजना को अपनी पत्नी मान चुका था। आज जब उसने खुद हाथ बढ़ाया है तो वह कैसे मना कर सकता था। उसने आगे बढ़कर संजना को अपने गले लगा लिया। दोनों ने अपने सारे गले शिकवे मिटवा दिए। उनकी आंखें भीग रही थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि नई शुरुआत के थे। उसी पल विराट ने उसके गुलाबी होठों पर अपने हल्की सी होठ रख दिए। संजना ने भी आंखें बंद कर ली। उस रात उनकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। नफरत से नकली ये कहानी आखिरकार सच्ची मोहब्बत में बदल चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।